हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फ्रिक्शन पर। ये अपने एनएलएम का ही एक पार्ट है, घर्षण। देखिए, आपने जनरली नोटिस किया होगा कि जब हम दो सरफेस लेते हैं और जैसे ये मान लो ये तो स्टेबल है, ग्राउंड है, और दूसरी सरफेस पे जब बल लगाते हैं तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग होने की वजह से इनके बीच में अंतराण्विक बल लगने लगता है। इस अंतराण्विक बल की वजह से एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो सापेक्षिक गति का अपोज करता है। देखिए, घर्षण बल किसको कहेंगे? वह बल वह बल जो दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करे। सापेक्षिक गति का विरोध करे। देखिए, यहां पे मैं एक वर्ड यूज में ले रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा गति का विरोध करे, मैंने वर्ड यूज में लिया है रिलेटिव मोशन का अपोज करे। ये ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट बनाते समय गति और सापेक्षिक गति इसी के आधार पे दो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, घर्षण बल सापेक्षिक गति का अपोज करता है, ना कि गति का। देखिए, जैसे अपने दैनिक जीवन में अपन यूं बात करें कि हम चल क्यों पाते हैं, क्योंकि घर्षण है। तो ऐसा नहीं है कि घर्षण गति का अपोज कर रहा है, घर्षण रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। दो सतहों की जो सापेक्षिक गति होती है ये उसका अपोज करता है। देखिए, रियल सिचुएशन क्या होती है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी सरफेस को देखें तो वो कुछ इस टाइप से एटम्स से बनी हुई है, रफ सरफेस होती है। सतह इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सरफेस बनी हुई होगी उसमें अणु परमाणु तो होंगे ही ना। अब इसके ऊपर जब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी सरफेस भी कुछ इस टाइप से बन गई, और इन दोनों सतहों के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई। हालांकि हम डेली लाइफ में देखिए इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये दो सतह है, अब ये आपस में इंटरलॉक हो चुकी। इस इंटरलॉकिंग की वजह से घर्षण बल की उत्पत्ति होती है। अपने मॉडर्न कंसेप्ट ये कहते हैं कि जैसे इनमें जो नाभिक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इसमें भी नाभिक इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर या इंटर एटमिक फोर्स बनता है, अंतराण्विक अंतर परमाण्विक, उसके कारण ये दोनों सरफेस आपस में टच हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि घर्षण की उत्पत्ति घर्षण की उत्पत्ति का कारण उत्पत्ति का कारण कौन हुआ? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल हुए। और ये ध्यान रखना है, ये मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं। अगर आपको ये दे दिया जाए कि घर्षण बल गति का अपोज करता है, गति का विरोध करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गति का विरोध नहीं करता है, ये गलत कथन होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हम चलने के लिए धरातल यूज में ले रहे हैं। अगर सपोज करना ये वाली सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ये चिकनी सतह है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इस पे गति नहीं कर सकते। यहां पे गति ही संभव नहीं है, गति नहीं होगी। तो यहां पे आप सोच के देखना कि अपने को चलने में मदद कौन करता है? घर्षण बल करता है। तो इस वजह से गति का विरोध नहीं करता, ये करता है रिलेटिव मोशन का अपोज। दो सतहों के आपस में गति करने का या स्लाइड होने का अपोज करेगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं?
तो देखिए अपने पास जनरली घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। पहला घर्षण बल है स्थैतिक, पहला घर्षण बल है स्थैतिक घर्षण। सेकंड टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स होता है गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। और तीसरा जो घर्षण बल होता है वो है लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण। अब हम वन बाय वन तीनों घर्षण बलों को समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये सरफेस ली और एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पुट कर रखा है m मास का, जिसका द्रव्यमान m है। तो इस पे बल कौन कौन से बन रहे होंगे? नो डाउट mg फोर्स डाउनवर्ड रहा होगा नीचे की तरफ, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस पे ऐसे ऊपर की तरफ बना होगा। कोई डाउट नहीं है कि ये नॉर्मल रिएक्शन और mg बराबर चलेंगे। अब देखिए आपने जनरली एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जैसे हम किसी ब्लॉक पे धक्का लगाना शुरू करें, जैसे आपने यहां पे क्या किया, कोई फोर्स F लगाया, लेट्स अज्यूम 10 न्यूटन का, या यूं मान लीजिए मैं बिल्कुल कम बल लगाऊं, बिल्कुल मिनिमम फोर्स लगा रहा हूं, तो आपने ये नोटिस किया होगा एक मिनिमम फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में ब्लॉक चलना शुरू होता है। देखिए सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं एक सीमांत घर्षण बल की, सीमांत घर्षण बल। देखिए सीमांत घर्षण बल किसको कहेंगे? इस ब्लॉक को चलने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल। जैसे आपने ऑब्जर्व किया हो तो, जैसे मान लीजिए अपने कोई वस्तु सतह के ऊपर रखी हुई है, अब हम उसके धक्का मारे तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पहले वो 10 न्यूटन पे नहीं चली, 20 न्यूटन पे नहीं चली, 30 पे नहीं चली, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके बाद में वो चलना प्रारंभ हो जाएगी। तो सीमांत घर्षण का मतलब है वह अधिकतम मान, वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु गति प्रारंभ कर दे, यानी यहां पे चलना स्टार्ट कर देगी, गति प्रारंभ कर दे। अब देखिए ये फोर्स होता है सीमांत घर्षण बल, ये नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती चलता है। कैसे? जैसे आपने ऑब्जर्व किया हो छोटे द्रव्यमान वाली वस्तु को गति करवाने के लिए अपने को कम बल की आवश्यकता होती है, बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तुओं को गतिशील करने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता है। तो इसलिए मैंने बोला है कि ये जो बल है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के समानुपाती चलेगा। और यहां पे हम जो कांस्टेंट यूज में लेते हैं उसकी वैल्यू आती है म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन n। ये जो घर्षण बल का सूत्र है ये याद रखना है, ये कौन सा घर्षण बल है? सीमांत वाला। अब अगर आपने इससे कम बल लगा रखा है तो वस्तु गतिशील नहीं होगी, इससे ज्यादा बल लगाओगे तो ही वस्तु गतिक अवस्था में आएगी। अब वन बाय वन ये कंडीशन समझना कि स्टैटिक घर्षण कौन सी स्थिति में होगा, गतिक घर्षण कौन सी स्थिति में होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल पे बात करें, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास आपको दे रखा है 10 kg, और यहां पर जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है म्यू स्टैटिक, उसकी वैल्यू आपको बता रखी है 1/2। मैं तो सिंपल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसको गतिक अवस्था में लाने के लिए अपने को न्यूनतम या अधिकतम कितने बल की जरूरत पड़ेगी, कि इतना तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो उस बल को हम कौन सा बल बोलते हैं? सीमांत बल बोलते हैं। ये मैं आगे क्रिटिकल फ्रिक्शन से डिनोट करूंगा, FC से, है ना। और इसकी वैल्यू बनेगी म्यू S इंटू एन। देखिए यहां पे जब आप डेटा पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू हो गई 1/2, और नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स की वैल्यू नो डाउट mg के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से ओवरऑल कैलकुलेशन अपने को मिल रही होगी 1/2 इंटू mg। mg डेटा कितना बन गया? 10 इंटू 10।
दैट मीन्स आपको अगर इस ब्लॉक को चलाना है तो 50 न्यूटन का न्यूनतम बल जरूरी होगा, मतलब मिनिमम इतना तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब एक कंडीशन समझना, यदि मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, क्या ये ब्लॉक चलेगा क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, सीमांत घर्षण बल, यहां पे इनके बीच में जो घर्षण बल बना हुआ है वो मिनिमम 50 न्यूटन तो होना ही होना चाहिए। ये 50 न्यूटन बल तक तो चलेगा नहीं। इसका मतलब यहां पे अगर जैसे मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहूं कि यदि एक बाह्य बल एफ एक्सटर्नल बराबर हमने 20 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो ब्लॉक का त्वरण क्या होगा, ब्लॉक का त्वरण कितना होगा? तो आप बिल्कुल श्योर है कि 50 न्यूटन से कम पे ये गति नहीं करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, 0। और नो डाउट जब गति ही नहीं होगी तो वेलोसिटी भी कितनी आएगी, 0 आएगी। क्लियर है मेरी बात? अब एक चीज सोचना कि इस स्थिति में ये नहीं चला तो घर्षण बल कितना लगा, 50 न्यूटन या 20 न्यूटन? अब एक बिल्कुल क्लियर सी कंडीशन है कि सीमांत घर्षण बल तो अधिकतम बल होता है। अब यहां पे 20 न्यूटन बल से अगर ये नहीं गति कर रहा तो इसका मतलब इस पॉइंट पे देखिए नेट बल 0 हुआ होगा, तभी तो ये नहीं चल पाया होगा। तो ये कंफर्म सी कंडीशन हो गई कि इधर कितना बल लग रहा होगा, घर्षण बल 20 न्यूटन का लग रहा होगा। अब आप एक कंडीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्थिर अवस्था में इस घर्षण बल का मान, देखिए स्टैटिक की स्टेट है, अगर गतिशील नहीं है तो लग रहे घर्षण बल का मान आरोपित बल के बराबर ही आएगा। क्लियर है मेरी बात? अब हम वन बाय वन स्टैटिक और गतिक इन दोनों घर्षण बलों को समझते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं स्टैटिक घर्षण पर, स्टैटिक घर्षण के बारे में। स्टैटिक घर्षण का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, जब वस्तु स्थिर है, जब वस्तु स्थिर है तब उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। जैसे सपोज करना ये कोई एक ब्लॉक है और m मास का है और मैं ये बोल रहा हूं कि ये स्थिर रखा हुआ है। अब जैसे मैंने इस पे F बल लगा दिया, ये F बल से भी मान लो चल नहीं पाया, तो एक चीज तो श्योर है कि आपने जो बल लगाया है वो कम है क्रिटिकल फ्रिक्शन से, या जिसकी वैल्यू आती है म्यू एस टाइम ऑफ एन, इससे कम रहा होगा। कंफर्म सी बात है कि आपने बल इतना नहीं लगाया जितना सीमांत घर्षण बल रहा होगा इसका। तो अगर स्थिर अवस्था में देखें तो यहां पे जो घर्षण बल लगा होगा ये एफ किस टाइप का लगा होगा, स्टैटिक टाइप का, और नहीं चला इसका मतलब ये वाला एफ और ये एफ फ्रिक्शन ये दोनों बराबर है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक घर्षण बल की वैल्यू एफ स्टैटिक ये किसके बराबर आती है, हमेशा एफ अप्लाइड के, आप जो भी लगा रहे हो अप्लाइड फोर्स उसके इक्वल बनता है हमेशा स्टैटिक फोर्स। ध्यान रखना है म्यू एस एन को स्टैटिक घर्षण नहीं बोलते हैं। स्टैटिक कंडीशन में जो आपने बाह्य बल आरोपित किया है वही एक्चुअल में घर्षण बल है। जैसे एक ये सिंपल सा एग्जांपल आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, सारे डेटा दे दिए कंफ्यूज करने के लिए। m की वैल्यू 2 kg है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट म्यू एस की वैल्यू 1/2 है, और मैंने यहां पे कोई बल आरोपित नहीं कर रखा। मैंने ये कहा है यदि बल आरोपित ना किया जाए, बल आरोपित ना करें तो घर्षण बल कितना, तो घर्षण बल क्या होगा। अब देखिए बच्चे जनरली क्या करते हैं, घर्षण बल का सूत्र याद करते हैं म्यू एन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है।
घर्षण बल का फॉर्मूला म्यू एन, कौन से घर्षण का है, मात्र इस सीमांत घर्षण का फॉर्मूला है म्यू एन। अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो घर्षण बल का मान अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। अब जैसे इसमें तो मैंने कोई अप्लाइड फोर्स लिया ही नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, 0 आएगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको एक ऑप्शन म्यू एन वाला भी गिवन होगा। ये म्यू एन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये कितने बल पे जाके चलना प्रारंभ करेगा। तो ये 10 न्यूटन के बल पे जाके चलना प्रारंभ करेगा। अगर सपोज करना मैं इस पे 5 न्यूटन अप्लाई कर दूं, अगर मैंने इस पे अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन लिया, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सीमांत घर्षण बल की वैल्यू 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन से पहले ये ब्लॉक गति नहीं करेगा। अब जैसे मैंने 5 न्यूटन बल लगाया और आपसे पूछा बताओ इस केस में घर्षण बल कितना रहा होगा, तो आपका आंसर 10 होगा कि 5 होगा। तो स्टैटिक स्थिति में अप्लाइड फोर्स के इक्वल और विपरीत दिशा में ही क्या बनता है, घर्षण बल बनता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 न्यूटन। तो ध्यान रखना, जब किसी ब्लॉक पर स्थिर अवस्था में कोई बल नहीं लगाया हुआ हो, तो उस केस में घर्षण बल भी 0 ही होता है। म्यू एन सीमांत घर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए गतिक घर्षण। गतिक घर्षण, जब पिंड गतिशील है, जब पिंड गतिशील है तो घर्षण का मान म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन नियत हो जाता है। देखिए जैसे एक कंडीशन समझना कि मान लीजिए अब आपने जैसे ये 50 न्यूटन का इसका सीमांत घर्षण बल एफसी है क्रिटिकल। अब आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगा दिया इस क्रिटिकल फ्रिक्शन से भी, तो अब घर्षण बल की वैल्यू एक नियत मान की हो जाएगी। अब जब आप इस ऐप को बदलेंगे, अब जब मैं इस ऐप को बढ़ाऊंगा, तो उससे फ्रिक्शनल फोर्स ये नहीं बदलेगा, ये अब कांस्टेंट हो गया। क्लियर है मेरी बात? इन दोनों गुणांकों में क्या संबंध होता है, देखिए म्यू स्टैटिक ये ज्यादा रहता है म्यू काइनेटिक के कंपैरिजन में। एक्चुअल में रीजन क्या है कि स्टेबल स्टेट में जो इंटरलॉकिंग होती है, अगर विराम में है तो जो इंटरलॉकिंग होगी, अणुपरमाणविक बल लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे। इसलिए स्टैटिक कंडीशन में जो घर्षण गुणांक आता है वो काइनेटिक वाले से ज्यादा रहता है। अगर आप ग्राफ पे बात करें, इस घर्षण बल का ग्राफ किस टाइप से बन रहा होगा, तो देखिए एक तरफ मैंने ले लिया अप्लाइड फोर्स और एक तरफ मैंने ले लिया घर्षण बल। इधर तो मैं ले रहा हूं एफ जो हम इस पर आरोपित कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कितना आरोपित बल किया, और इसके अनुसार लगने वाला बल घर्षण बल क्या है। तो देखिए पहले स्टैटिक अवस्था की बात करें, मान लीजिए मैंने 0 आरोपित बल लिया है, तो घर्षण बल लगेगा ही नहीं, घर्षण बल भी 0। पहला पॉइंट यहां मिल गया। इसके बाद में जब तक ऑब्जेक्ट स्टेबल स्टेट में है, जब तक ऑब्जेक्ट स्टेबल स्टेट में है, तो आरोपित बल और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब ही ये है क्या, यहां पर एंगल 45 डिग्री बनेगा। ढलान ये देखिए, ये अगर लंबाई 2 है तो इधर ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 न्यूटन आएगी। तो एंगल की वैल्यू श्योर है 45 डिग्री आएगी। अच्छा, इसके बाद में एक कंडीशन लगभग ऐसी आती है, एक बीच में कंडीशन ऐसी आएगी जब घर्षण बल डिफाइन ही नहीं होता। एक्चुअल में वो केस आ जाएगा ना जैसे ही ब्लॉक गतिक अवस्था में बनना ही चालू होता है। कहने का मीनिंग कि अभी स्टैटिक है, आपने सीमांत घर्षण बल के बराबर बल लगा दिया, तो अब ये चलना शुरू ही होगा।
तो उस केस में थोड़ी देर के लिए ये अनडिफाइंड हो जाता है, और अब चूंकि म्यू के की वैल्यू कम आ जाएगी तो घर्षण बल स्लाइट सा कम होके फिर कांस्टेंट हो गया। तो इस टाइप से घर्षण बल और आरोपित बल में ग्राफ बनता है। देखिए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करें। जैसे एक ये प्रॉब्लम समझना है, इसमें अपने को स्थितिक और घर्षण बल, स्थितिक गतिक, ये दोनों समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये अपने को एक ब्लॉक दे रखा है, इसका मास मैं ले रहा हूं 10 kg, और मैंने यहां पे म्यू स्टैटिक इसकी वैल्यू तो ली है 1/2, और म्यू काइनेटिक ये मैं ले रहा हूं 1/4, क्योंकि नॉर्मली म्यू स्टैटिक ज्यादा रहता है, म्यू काइनेटिक कम रहता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा ये है कि इसका सीमांत घर्षण बल कितना है, मतलब ये कितने घर्षण बल तक स्थिर रह सकता है, सीमांत घर्षण बल की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे चेक करेंगे, म्यू एस इंटू एन से। आपने चेक किया फ्रिक्शनल फोर्स क्रिटिकल कितना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन। तो यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 10 इंटू 10, यानी घर्षण बल का मान कितना है, 50 न्यूटन है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे इसी में ये जानना चाह रहा हूं, यदि अप्लाइड फोर्स, यदि एफ बराबर 20 न्यूटन इस पर आरोपित कर दिया जाए, इस पर आरोपित कर दें, तो घर्षण बल क्या होगा। तो घर्षण बल क्या होगा, तो नो डाउट सीमांत घर्षण बल से कम है आपका आरोपित बल, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, स्टैटिक टाइप का आएगा, और वैल्यू आएगी 20 न्यूटन। स्थैतिक घर्षण बल उतना ही होता है जितना आपने अप्लाई किया है। थर्ड कंडीशन देखना, मैं आपसे यह कहूं कि यदि मैंने आरोपित बल को बढ़ा के 60 न्यूटन कर दिया, यदि आरोपित बल 60 न्यूटन है तो ब्लॉक का त्वरण क्या होगा, ब्लॉक का त्वरण कितना होगा। अब इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, अब देखिए क्लियरली दिख रहा है सीमांत घर्षण बल 50 न्यूटन है, जबकि आपने 60 न्यूटन का इस पे आरोपित बल लिया है, तो इसका मतलब ब्लॉक चलने लग गया होगा। अब जब चलने लग गया तो फ्रिक्शनल फोर्स देखिए ऐसे रहा क्या, जैसे आपने मान लीजिए 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब ये ध्यान रखना है कि अगर अपने को म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिए हुए हैं, सेपरेटली गिवन है, तो फिर इस केस में अब जो घर्षण बल लगेगा वो गतिक घर्षण लगना प्रारंभ हो जाएगा, और गतिक घर्षण बल की वैल्यू होती है म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन एन। अब स्टैटिक वाला नहीं लगेगा, अब गतिक वाला लगना चालू हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना है ये 50 न्यूटन डेटा नहीं लेना है। अब इस केस में जो घर्षण बल लग रहा होगा उसकी वैल्यू अपने को मिलेगी 1/4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 100। तो घर्षण बल की वैल्यू अब 25 न्यूटन ही लगी हुई है। अब देख लीजिए घर्षण बल तो अपोज करते हुए लगता है ना, जैसे ये पॉइंट किधर की तरफ चलना चाह रहा है, ये पॉइंट आगे की तरफ जाना चाह रहा है, तो घर्षण बल कैसे लगेगा, घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा होगा यूं, और कितना लग रहा है 25 न्यूटन का घर्षण बल है। तो इस केस में देखिए एक की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, एफ रिजल्टेंट कितना हुआ, नेट बल हमेशा त्वरण डिसाइड करते हैं, तो नेट बल कितना 60 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 35, और m की वैल्यू कितनी है, ये 10 है, तो डिवाइड बाई 10 कर दो, वैल्यू अपने को मिल जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने प्रॉब्लम का आंसर हो जाए। स्थितिक अवस्था में आरोपित बल के बराबर घर्षण, गतिक अवस्था में अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिए हुए हैं, देखिए जनरली अगर आपको नहीं बता रखा ना म्यू एस और म्यू के सेपरेटली, तो फिर तो अपने को नो डाउट म्यू एस और म्यू
ये दोनों एक ही लेने होते हैं, लेकिन अगर अलग अलग बता रखे हैं तो गतिक घर्षण के टाइम पे म्यू काइनेटिक काम में आता है, जो कि नॉर्मली म्यू एस से कम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो म्यू है ये किन किन राशियों पर निर्भर करता है। बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक है, म्यू की निर्भरता। म्यू की निर्भरता देखिए, पहले मैं वो समझा रहा हूं जहां मिस्टेक होती है। अब आपने ये देख लिया कि क्रिटिकल फ्रिक्शन की वैल्यू ये आएगी म्यू टाइम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन, और आपने कहा म्यू की वैल्यू यहां से क्रिटिकल डिवाइडेड बाई एन बन गई। लेकिन एक चीज सोच के देखो, हमने रिलेशन बेसिकली ये लिखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स सीमांत घर्षण बल ये समानुपाती है एन के। एन को तुमने दुगना कर दिया, एन को डबल कर दिया, तो क्रिटिकल फ्रिक्शन भी तो बढ़ गया ना, उसी हिसाब से डबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। पहली चीज म्यू का मान, देखिए किन पे निर्भर करेगा वो तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज अपने को ये कंफर्म हो जानी चाहिए, ये तो देखिए पूरी फिजिक्स में ही ध्यान रखना आप कि जिस सूत्र में नियतांक लगाते हो ना आप, वो नियतांक उस सूत्र की किसी राशि पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप ये देख लो ओम्स लॉ में आप V इक्वल्स टू आई आर वहां पे आप नियतांक ले रहे हो तो वो V पर और I पर निर्भर नहीं करता। R के अपने अलग फॉर्मूले बनते हैं, रो एल डिवाइडेड बाई ए, वो उस फॉर्मूले के किसी पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो जैसे ये म्यू है, ये हमने यहाँ पे नियतांक यूज में लिया है, तो ना ही तो ये ऐप पर डिपेंड करेगा और ना ही नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये जो म्यू है इसकी अपनी अलग ही निर्भरता होती है। ये किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सतह की प्रकृति पर। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। अब सतह की प्रकृति से क्या मतलब है? जैसे जनरली हम ये देखें कि एक अपने पास रफ सरफेस है और एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह है, तो हम ये देखते हैं कि जनरली जो म्यू होता है वो रफ सरफेस का, खुरदरी सतह का ज्यादा होता है। खुरदरी सतह का म्यू ज्यादा होता है स्मूथ सरफेस से, चिकनी सतह से, चिकनी सतह के कंपैरिजन में। अब यहां पर एक बढ़िया क्वेश्चन और बनता है। देखिए एक तो होती है नॉर्मल स्मूथ और एक होती है अल्ट्रा स्मूथ सरफेस। ये कंडीशन ध्यान रखना, म्यू की वैल्यू अगर कोई अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है, अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है, तो उस केस में खुरदरी वाली सतह से भी ज्यादा हो जाती है। इसको अल्ट्रा स्मूथ को वैसे हिंदी में वर्ड ऐसे दिया जाएगा, बहुत अधिक चिकनी, बहुत अधिक चिकनी। देखिए यहां रीजन क्या हुआ, आपने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि जैसे एक कांच की प्लेट है, उसके ऊपर हमने दूसरी कांच की प्लेट रख दी, उनके बीच में इतनी जबरदस्त इंटरलॉकिंग हो जाती है। एक चाहो तो आप वैक्यूम जनरेट होना वैसे एक्सप्लेन कर दो, या फिर देखना अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है, ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ सरफेसेस हैं, तो इनके बीच में जो अंतराण्विक बल लगेंगे ना, देखिए अगर अणु गोल बिल्कुल गोल ले रहे हो तो उस केस में क्या है, थोड़ी बहुत परमाणुओं के जो नाभिक हैं, इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में डिस्टेंस रहती है। अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ है तो इस केस में ये जो सतह है ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, और इस क्लोज वाले केस में ये जो अंतराण्विक बल होते हैं ये घटने के जगह बढ़ जाते हैं। उल्टा सिस्टम हो गया। जैसे कांच की दोनों प्लेट्स को आप जब एक के ऊपर एक फिक्स करके जब धक्का लगाओगे, तो उस केस में सोचो जो अपने को धक्का लगाने में बल लगाना पड़ेगा वो कितना ज्यादा लगाना पड़ता है। नॉर्मल केस, नॉर्मल स्मूथ सरफेस है ना, उसके लिए म्यू कम आएगा, लेकिन अगर अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है तो उसके लिए फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू
वो चिकनी सतह के कंपैरिजन में भी ज्यादा हो जाएगी, या हम यूं कहें सबसे ज्यादा हो जाता है म्यू। और इसका कारण क्या है? अंतराण्विक बलों का बढ़ जाना। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं धरातल द्वारा लगाया गया कुल बल। जैसे अपने से फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पूछा हुआ, आपसे ये पूछा हुआ है धरातल द्वारा लगाया गया कुल बल कितना है। देखिए एक ये कंडीशन समझना कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, आपने इस पे क्या किया, एक इधर की तरफ एफ फोर्स अप्लाई किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने को इधर की तरफ एक बल मिल रहा होगा, घर्षण बल एफ। आप अगर बल आरोपित करोगे तो ही घर्षण का बनना शुरू होगा। ऐसे जब तक सतह की स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी नहीं है तब तक घर्षण बल लगना चालू नहीं होगा। सतह जब फिसलना चाहती है ना उस सरफेस के ऊपर, तब घर्षण बल लगना चालू होगा। तो ये कंडीशन हमने ले ली। अब देखिए एक ये फ्रिक्शनल फोर्स लग गया इस ऑब्जेक्ट पे, और एक यहां पे ये एम जी बल बन रहा होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बन रहा होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस धरातल ने इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लगाया। केवल धरातल के बल देखने हैं मेरे को। तो देखिए पहली चीज तो ये फोर्स तो लग रहा है ना, ये धरातल नहीं लगा रहा, ये हम बाह्य बल लगा रहे हैं। एक तो जो घर्षण बल है वो धरातल ने लगाया है, और एक ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये धरातल ने इस पे लगाया है। तो अब आप बिल्कुल एक क्लियर सी कंडीशन देख सकते हैं कि इनके द्वारा इसके द्वारा लगाया गया रिजल्टेंट फोर्स कितना। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ये बन गई क्या, अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर। ये रिएक्शन फोर्स है टोटल। धरातल यहां पे दो बल लगा रहा है, घर्षण बल की जो उत्पत्ति हुई है वो भी किसकी वजह से हुई है, इस रिएक्शन फोर्स की वजह से ही हुई है। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए धरातल अधिकतम कितना बल लगा सकता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन हो सकती है। इससे जितना भी घर्षण बल बनता है ना उसमें सबसे ज्यादा सीमांत ही बनता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जब आप यहां पे म्यू स्टैटिक स्क्वायर एन पुट करोगे तो देखिए मैक्सिमम रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सरफेस ये इतना आ गया क्या, एन स्क्वायर से कॉमन बन के बाहर आ जाएगा, और यहां पे डेटा बन जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये ओवरऑल फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रह गई। ठीक है, याद रखना है कि जब घर्षण बल अकेला ना पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए धरातल ने कुल कितना बल रिएक्शन दिया है, तो ध्यान रखना है घर्षण बल भी धरातल देता है और वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी धरातल देता है। जैसे एक कंडीशन समझना, एक बिल्कुल ये सिंपल सा एग्जांपल है। लेट्स अज्यूम कि अपने पास ये एक ब्लॉक बना हुआ है और ये 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, 3 kg का आपको ये ब्लॉक दे रखा है, या ठीक है ये चलो 6 kg ले लेते हैं, है ना। 6 kg का एक ब्लॉक है और यहाँ पे जो म्यू दे रखा है अपने को उसकी वैल्यू 1 दे रखी है। लेट्स अज्यूम कि ये 1 है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक बल लगाया दैट इज 80 न्यूटन, ये 80 न्यूटन का बल लगा दिया मैंने इस। अब मैंने ये पूछा कि इस सतह ने इस ब्लॉक पे नेट रिएक्शन कितना दिया होगा। देखिए अब इस केस में सबसे पहले मैंने सीमांत चेक किया, तो सीमांत की वैल्यू घर्षण गुणांक एक ही दिया हुआ है, चाहे वो म्यू एस मानो चाहे म्यू के मानो। तो सीमांत घर्षण बल की वैल्यू ये आ गई क्या, म्यू एम जी। तो ये ओवरऑल कितना मिल गया अपने को, 60 न्यूटन मिल गया। आरोपित बल कितना है, 80 न्यूटन। तो इसका मतलब अब सीमांत घर्षण बल इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो यहां पर जो घर्षण बल बना होगा वो कितना बना होगा, 60 न्यूटन का ही बन रखा होगा। क्लियर है। और
इसने जब यहाँ पे 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना मिल रहा होगा, इसको 60 न्यूटन ही मिल रहा होगा। धरातल ने एक तो ये घर्षण लगाया और एक ये नॉर्मल लगाया, इस नॉर्मल की वैल्यू भी तो 60 न्यूटन ही है ना। तो ओवरऑल जो रिएक्शन फोर्स इसने जनरेट किया है वो कितना कर दिया, अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, यानी 60 अंडर रूट 2 न्यूटन का टोटल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जनरेट किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं नत तल पर गतियां। नत तल पर गति, देखिए इसमें मैं पहले बिना घर्षण के ले लेता हूं और फिर बाद में फ्रिक्शन अप्लाई करके फिर हम वैल्यूज देखते हैं किस टाइप से मोशन होती है। जैसे सपोज करना ये अपने पास कोई धरातल है और यहां पे एंगल बना हुआ है थीटा, इसको बोलते हैं आनत तल का कोण। आपने यहां पे एक ब्लॉक पुट कर दिया एम, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे कैसे कैसे बल बन रहे होंगे पहले उस चीज को ऑब्जर्व करना। इस ब्लॉक पे एम जी बिल्कुल सीधा नीचे की ओर बना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एम जी हमेशा इस धरती से लिया जाएगा। यूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा अगर टच में है तो सतह देती है बिल्कुल लंबवत। ये देखिए ये ब्लॉक ऐसे टच में है तो ये वाली सतह इसको इस टाइप से नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये ब्लॉक कितने त्वरण से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो देखिए मैंने इस एम जी के दो घटक बना दिए। ये अगर एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा और ये वाला एंगल अगेन थीटा हो जाएगा। तो एम जी का थीटा की तरफ जो घटक बनेगा वो बनता है एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो घटक बनेगा वो बनेगा एम जी साइन थीटा। अगर यहां पे आपसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान पूछ लिया जाए, अब देखिए एक ये कंडीशन तो कंफर्म है कि मोशन इस प्लेन में तो नहीं होगी, ब्लॉक चलेगा तो नीचे की तरफ स्लाइड करके आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सरफेस बिल्कुल स्मूथ ले रखी है, चिकनी सतह ले रखी है, तो इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो एन की वैल्यू क्या एम जी कॉस थीटा के इक्वल नहीं हो गई क्या? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई यहां पे। अब ध्यान रखना यहां पे जब हम क्रिटिकल फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। कहने का मतलब कि हमेशा ये याद मत करना कि एन की वैल्यू एम जी के बराबर आएगी। एन की वैल्यू एम जी केवल सिंपल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसमें आएगी, इस नत्तल वाले केस में नहीं आएगी। चलिए एन की वैल्यू एम जी cos थीटा के बराबर हो गई, तो अब यहां पे केवल ये एकमात्र फोर्स बच गया एम जी साइन थीटा, और इसके अपोज में कोई दूसरा बल है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, इस ब्लॉक पर एम जी साइन थीटा है, और यही वैल्यू एम ए के बराबर होगी। तो इस केस में जो ये ब्लॉक नीचे जाएगा इसका त्वरण कितना होगा, जी इंटू साइन थीटा। ये अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अब मान लीजिए इस सतह पे घर्षण भी हो, जैसे सेकंड में इसी नत्तल में घर्षण बल भी इंक्लूड करवा रहा हूं। जैसे ये कोई कंडीशन है कि अपने को इस टाइप का नत्तल दे रखा है, ये थीटा, और यहां पे कोई ब्लॉक है एम मास वाला, और इस सतह पे घर्षण गुणांक है म्यू। अब देखिए किस टाइप से घर्षण बल बन रहा होगा और किस टाइप से बाकी के बल बन रहे होंगे। बाकी जो पहले हमने बल बना दिए वो तो एज इट इज बने होंगे, एम जी ऐसे बना होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बना होगा, और इसके जब आप घटक बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में बल बना होगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में बल बना होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितने डिग्री के कोण का नत्तल हो ताकि ये नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, या यूं कह लो दूसरे शब्दों में कि अभी जैसे मैं इस पे घर्षण बल चेक करना चाहूं, ले लिया ना मैंने फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू, तो घर्षण बल का सीमांत मान कितना होगा,
तो नो डाउट सीमांत मान ये बना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम म्यू एन हो सकता है। अगर एम जी साइन थीटा की वैल्यू म्यू एन से बड़ी है तो ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, और अगर कम है तो उस केस में ये स्लाइड नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कंडीशन मान लेता हूं कि स्थिर रहने की क्या शर्त है इसकी, स्थिर रहने की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है। तो देखिए स्थिर रहने की ये शर्त हो गई क्या, कि जो आपने एम जी साइन थीटा बल देखा है, इस डायरेक्शन में जो बल बनेगा वो उस म्यू एन से कम होना चाहिए। अगर सीमांत से ज्यादा निकल गया ये घर्षण बल, सीमांत से ज्यादा निकल गया तो फिर वो उसको रोक नहीं पाएगा। तो स्थिर रहने की शर्त ये है क्या, ये इसके लेस या इक्वल हो सकता है म्यू एन के। एन की वैल्यू जब आप एम जी कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी क्या, एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल। एम जी कैंसिल आउट हो गया यहां से, ठीक है। और यहां से अपने को एक कंडीशन मिल गई, टेन थीटा का मान जब तक म्यू के कंपैरिजन में कम है तब तक वो ब्लॉक वहां पे रेस्ट में रहेगा। अगर इससे ज्यादा चला जाता है तो फिर वो ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन समझना, मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है कि अपने पास ये एक नततल है, ये एंगल थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री गिवन है, और यहां पे आपने एक 20 kg का ब्लॉक पुट किया हुआ है, ये 20 kg का ब्लॉक है। इस सतह का जो घर्षण गुणांक दे रखा है आपको म्यू, उसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। अब मैं सिंपल ये जानना चाह रहा हूं कि ब्लॉक का त्वरण क्या होगा, ब्लॉक का त्वरण क्या होगा। अब देखिए पहले तो अपने को ये पता करना है ना कि ये चलेगा भी या नहीं चलेगा, है ना। अपने पास अब दो तरीके हो गए, एक तो हम डायरेक्ट टेन थीटा और घर्षण गुणांक से देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड तो अपने पास ये हो गया कि अभी अपन ने एक कंसेप्ट सीखा था कि आप ऐसा कर लो, म्यू को नोटिस करो, म्यू की वैल्यू है 1/2, और जब आपने टेन थीटा नोटिस किया तो टेन थीटा की वैल्यू 37 डिग्री पे ये 3/4 आती है, जो कि कितना है 0.75 है। टेन थीटा बड़ा है यहां, हमने स्थिर अवस्था की कंडीशन ये पढ़ी है अभी पिछली स्लाइड में, स्थिर अवस्था इसको कही है कि घर्षण गुणांक अगर बढ़ा जा रहा है टेन थीटा से तो इस केस में वो स्थिर रहता है। म्यू इज ग्रेटर देन, म्यू बड़ा है तो वो स्थिर रहेगा। अब अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू बनी है उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा बढ़ा जा रहा है, तो ये तो कंफर्म है गतिशील होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। अब गतिशील है तो इस पर नेट बल कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए इधर की तरफ बना होगा एम जी साइन थीटा, इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है, मतलब ये फिसलना किधर चाह रहा है, नीचे की तरफ। तो घर्षण बल कैसे लग रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। घर्षण बल हमेशा सतह के अनुदिश लगता है, तो ऐसे घर्षण बल बना होगा। अब देख लीजिए आप नेट बल, क्या इस घर्षण बल की वैल्यू अब यही हो जाएगी क्या, म्यू एन के बराबर, और विच इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ये इसके इक्वल हो गया। परिणामी बल देखें तो परिणामी एफ रिजल्टेंट की वैल्यू क्या ये नहीं बन जाएगी, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। इस दिशा में परिणामी बल कितना, तो ये एम जी साइन थीटा बल बड़ा होगा नो डाउट, तभी तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से चलेगा। चलिए यहां पे जब डेटा पुट करेंगे तो एफ रिजल्टेंट ये बन जाएगा क्या, एम जी कितना, ये 200 हो जाएगा, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5 माइनस 1/2 इंटू एम जी 200, और कॉस 37 डेटा रहता है 4/5। यहां से जब अपन एफ रिजल्टेंट नोटिस करेंगे तो ये देखिए ये इससे 40 बार कैंसिल,
तो ये डेटा कितना बन गया 120 माइनस, इधर जब कैलकुलेशन देखेंगे तो ये 40 बार ये कैंसिल हो गया और 2 टाइम ये कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आया 80 न्यूटन। यहां पर देखिए आप बल से भी तो चेक कर सकते थे ना चलेगा या नहीं चलेगा। आपने पहले सीमांत बल निकाल लिया, सीमांत बल की वैल्यू कितनी म्यू एम जी कॉस थीटा, और फिर इसके बाद में आपने रिजल्ट एम जी को चेक कर लिया, नीचे की तरफ कौन सा बल आ रहा है एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ कौन सा रोक के रखे हुए हैं फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये रिजल्टेंट बन गया इसका। आपने चेक किया सीमांत घर्षण बल 80 रह गया इस बार, लेकिन नीचे की तरफ खींच के लाने वाला एम जी साइन थीटा बड़ा है, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा बनेगी। चलिए अपने को तो इससे मतलब है ना एम में कितना, तो एम में की ओवरऑल वैल्यू 40 न्यूटन बनी हुई है, ये रिजल्टेंट फोर्स इसको ए प्रोवाइड करेगा। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी 40 डिवाइडेड बाई मास है 20, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की तरफ आएगा। नेक्स्ट देखिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए अपने पास एक वर्टिकल वॉल है, एक दीवार है, और हमने इस पे यहां पे एक ब्लॉक को चिपका के रखे हुए हैं, एम की वैल्यू आपको दे रखी है 10 kg। इधर आपने इस पे जो बल आरोपित किया है एफ, उसका मान दे रखा है 100 न्यूटन, और म्यू डेटा दे रखा है आपको 1/2, इस सतह का घर्षण गुणांक 1/2 है। अब सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं ब्लॉक का त्वरण क्या होगा, ब्लॉक का त्वरण क्या होगा। अब आपको सबसे पहले एफबीडी बनाते हुए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए इस पे लगने वाले सभी बलों को नोटिस करो। देखो सबसे पहले एम जी बल में कोई डाउट नहीं है, एम जी बल नीचे की तरफ बना होगा कितना 100 न्यूटन, ये एम जी बल बन गया। इसके बाद में हम दूसरे बल पे बात करें तो सतह जिधर टच में है उसके लंबवत नॉर्मल देगी, ये सतह टच में है तो ये ऐसे नॉर्मल दे रही होगी यूं, ये एन वैल्यू हो गई। और इस ब्लॉक की, अब देखिए घर्षण बल कैसे बनता है, अगर सबसे पहले आप ऐसा कीजिए घर्षण बल ना मानते हुए ब्लॉक के चलने की टेंडेंसी ढूंढिए। अगर मान लो इस पे घर्षण बल नहीं हो तो ब्लॉक का ये वाला पॉइंट डाउनवर्ड चलने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब घर्षण बल अपोज करते हुए ऊपर की तरफ बन रहा होगा। अगर आप यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखो तो क्या ये 100 न्यूटन के इक्वल नहीं है। ब्लॉक ऐसे दीवार तोड़ के तो गति इधर उधर कर नहीं सकता, आपने दीवार से एफ 100 न्यूटन से चिपका रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन और ये वाले दोनों फोर्स बराबर रहे होंगे। अब मैंने सीमांत घर्षण बल चेक करके देखा क्रिटिकल फ्रिक्शन कितना इस पे, तो क्रिटिकल फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है, तो एन 100 हो गया, यानी क्रिटिकल फ्रिक्शन की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई 50 न्यूटन मिल गई। ये जो ऊपर की तरफ अधिकतम घर्षण बल सकता है वो 50 न्यूटन का बन सकता है। अभी कितना लगा हुआ है इस पे बल, इस पे 100 न्यूटन लगा हुआ है, इसका मतलब घर्षण तो नहीं रोक सकता इसको। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जब ये बल बड़ा ही बनने लग गया ना इस सीमांत घर्षण बल से, तो फिर अपने को एफ की वैल्यू 50 न्यूटन कांस्टेंट ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे म्यू के आपको अलग से नहीं दे रखा है, तो हम 50 न्यूटन को ही कांस्टेंट मान लेंगे। अब देखिए इस ब्लॉक पे नेट बल कितना हो गया, तो एफ रिजल्टेंट नेट फोर्स अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 100 माइनस 50 विच इज 50 न्यूटन। ये इसके एम में के इक्वल पुट कर दीजिए 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/10 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने ब्लॉक का त्वरण आ जाएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और देखना, छद्म क्रिया बल। नेक्स्ट हम बात करते हैं छद्म क्रिया बल।
देखिए अपने पास दो तरह के निर्देशांक तंत्र होते हैं, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। अगर मैं निर्देशांक तंत्र को डिफाइन करूं, आप निर्देशांक तंत्र तो समझते होंगे कि किसी वस्तु की स्थिति या गति देखने के लिए अपने को एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। आप गति कहीं से तो ऑब्जर्व करोगे ना, स्थिति, जैसे मान लो मैं किसी पिंड की स्थिति देखना चाह रहा हूं कि ये 10 मीटर दूर है, तो 10 मीटर दूर मतलब आपने किसी पॉइंट को फिक्स मान के वहां से मेजरिंग शुरू की होगी। तो निर्देशांक अपने पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जड़त्वीय टाइप के निर्देशांक और एक होते हैं अजड़त्वीय टाइप के निर्देशांक। अब जड़त्वीय और अजड़त्वीय में डिफरेंस क्या है? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र वे हैं जो या तो खुद स्थिर रहते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, और अजड़त्वीय निर्देशांक वो है जिनका एक्सेलरेशन हो, जो त्वरित हो, वो अजड़त्वीय टाइप के निर्देशांक कहलाते हैं। क्लियर है मेरी बात? इन अजड़त्वीय प्रकार के निर्देशांक तंत्रों में न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होते हैं। न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होते। देखिए न्यूटन ने तो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट बोले हैं कि नेट बल लगेगा तो त्वरण जनरेट करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। अब जरा सा एक ये वाला केस समझना, मान लीजिए आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया, अब मैं इसको इधर की तरफ लेके जा रहा हूं अपने हाथ को इस दिशा में, मैंने किस पे बल लगाया? अपने हाथ पे। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये किधर गति कर रहा है? ये पीछे की तरफ गति कर गया। यहाँ पे न्यूटन की गति के नियम फेल हो गए। ये बिना बल के भी गति कर रहा है पीछे की तरफ, जबकि मैंने तो ऐसा कोई बल नहीं लगाया इस पे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जिस प्लेटफॉर्म पे टिका है, जिस निर्देशांक में ये है, वो त्वरित हो गया। तो अगर निर्देशांक तंत्र खुद त्वरित है तो वो अजड़त्वीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब दिक्कत ये है कि न्यूटन की गति के नियम लागू अपने को वापस करवाने हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गति के नियमों को लागू करने के लिए, गति के नियम लागू करने के लिए ब्लॉक पर त्वरण के विपरीत दिशा में एम में बल की कल्पना करते हैं, बल की कल्पना करते हैं। देखिए मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है अपने पास, और इस पे हमने एक ब्लॉक पुट कर रखा है, ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक है। अब अगर ये प्लेटफॉर्म स्थिर है तो नो डाउट एन ऊपर की तरफ बनेगा, एम जी नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म खुद ही चलने लग जाए ए त्वरण से, तो मैंने ये लिखा है कि अगर खुद निर्देशांक, देखिए निर्देशांक का मतलब क्या है? ये प्लेटफॉर्म जिस पे ये जो ब्लॉक है, हम इसको निकाय मान रहे हैं, इसकी गति देखना चाह रहे हैं, ये कहां पे टिका हुआ है, किस रेफरेंस में है, वो निर्देशांक तंत्र है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये टिका हुआ है वो खुद ही त्वरित है, तो इसका मतलब अब ये कैसा निर्देशांक हो गया? अजड़त्वीय। और अगर अजड़त्वीय प्रकार के निर्देशांक तंत्र है तो एक विपरीत दिशा में बल एज्यूम करो, कितना? एम ए। इस बल को ही हम क्या बोलते हैं? छद्म बल बोलते हैं। छद्म का मतलब होता है काल्पनिक। ये बल हमने एक्चुअल में न्यूटन की गति के नियमों को लागू करवाने के लिए यूज में लिया हुआ है। देखिए अब अगर ये एम में मान लोगे ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ब्लॉक पीछे क्यों स्लाइड करता है, इस छद्म बल के कारण। इसके जनरली जो अपने केसेस हैं वो है लिफ्ट में गति से रिलेटेड, लिफ्ट में गति। देखिए लिफ्ट एक ऐसा तंत्र है जो त्वरित गति भी कर सकता है। देखिए नॉर्मली अगर मान लीजिए ये लिफ्ट है और यहां पे मान लीजिए हमने एक एम द्रव्यमान रख दिया, तो आपको इसका वेट कितना नजर आएगा? एम जी। अगर ये स्थिर है तो
या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, ध्यान रखना वेलोसिटी कांस्टेंट है, उससे चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए किसी प्रकार का छद्म बल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इन केसेज में ये एक प्रकार का जड़त्वीय निर्देशांक है, ये जो लिफ्ट बनी हुई है जड़त्वीय है, तो इस केस में यहां पे mg लगेगा और s से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और n और mg दोनों बराबर रहेंगे। हम वजन किससे नापते हैं? इस नॉर्मल रिएक्शन से, तो एक्चुअल वेट नजर आएगा। लेकिन अगर ये लिफ्ट मान लीजिए ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाने लग जाए, तो अब देखिए इस केस में इस ब्लॉक पर टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। लेकिन लिफ्ट ए त्वरण से गतिशील है, ये कैसा निर्देशांक बन गई? अब अजड़त्वीय बन गई। अजड़त्वीय बन गई तो त्वरण के विपरीत दिशा में एक छद्म बल और लगेगा, तो ऐसे एम ए बल और भी लगेगा। तो इस केस में जो वेट W या नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना बन जाएगा? mg प्लस एम ए। और एक तीसरा केस, अगर यही लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की तरफ आए, जैसे ये m द्रव्यमान है, ए त्वरण से नीचे की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और त्वरण के विपरीत दिशा में एक फोर्स और लगेगा m में। अगर n की वैल्यू यहां से चेक करनी है तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन बनता है mg माइनस m में। और इसमें भी अगर मान लीजिए एक की वैल्यू g के इक्वल हो जाए, एक्सेलरेशन g के इक्वल किस केस में होगा? जब मुक्त रूप से गति हो जाए या लिफ्ट की ऊपर की डोरी काट दी जाए, तो उस केस में अपने को नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्ट 0 मिलता है, भारहीनता की स्थिति मिलने लग जाती है। ये ध्यान रखना कि इसको ऐसे ऊपर जाने से नीचे जाने से ऐसे याद मत रखना, ध्यान ये भी रखना कि त्वरित गति कर रही है या नहीं कर रही। अगर नियत वेग से ऊपर या नीचे जा रही है ना, नियत वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, तो उस केस में कोई छद्म क्रिया बल नहीं लेना। और ये नॉर्मली आपने ऑब्जर्व भी किया है, जैसे आप जब झूला झूलते हो तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम झूले से नीचे की तरफ आते हैं तो अपने को वेट कम महसूस होता है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब अपने को वेट ज्यादा महसूस होता है। या आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो तो झूला कभी भी टूटेगा तो आपके ऊपर जाते समय टूटेगा, ऐसा कभी नहीं होता कि झूले की ब्रेकिंग नीचे आते समय हो जाए। रीजन देखना, जैसे मान लीजिए इसका अपने एक न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और ये अपना परपथ भी सोल्व हो जाएगा। देखिए जैसे ये एक पेंडुलम है m द्रव्यमान का और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ए त्वरण से। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं इस रस्सी में तनाव कितना। अब बल mg और इसके अलावा जो भी बल बन रहे हैं वो आपको खुद को सोचने पड़ेंगे। देखिए mg नो डाउट डाउनवर्ड होगा, लेकिन जिस निर्देशांक में तुम्हारा पेंडुलम है वो अजड़त्वीय है। क्यों? क्योंकि वो त्वरित गति करते हुए है। तो इस त्वरण के विपरीत m में बल नीचे की तरफ लगेगा, तो टी टेंशन टोटल कितना मिला आपको? mg प्लस m में। क्या ये वो झूले वाली कंडीशन ही नहीं बन रही क्या कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब इस स्ट्रिंग में टेंशन अपने को कितना मिलेगा? mg प्लस m में। और यही केस वेट मशीन का होता है, ठीक है। तो आपने एनएलएम के इस टाइप से दो पार्ट कंप्लीट होते हैं, जिसमें एक नॉर्मल एनएलएम और दूसरा घर्षण। थैंक यू वेरी मच।